हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल समझो फिजिक्स में। मैं लेक्चरर गौरव कुमार स्वागत करता हूं आपका। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारी ऑनगोइंग सीरीज आज उसका नेक्स्ट लेक्चर आ गया है। टॉपिक है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। यस, बल और गति के नियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। फिजिक्स की असली शुरुआत यहीं से होती है। अब तक जो आपने लेक्चर्स पढ़े हैं बेसिक था फिजिक्स का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब चलते हैं एक फिजिक्स की एक अलग सी दुनिया में। उम्मीद है आप लोगों को मजा आएगा। चलिए आगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अपना जो चैप्टर उसकी शुरुआत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कई बार आप लोगों ने सुना है, जिसको कहते हैं हम फोर्स। और फोर्स को हिंदी में बोलते हैं हम बल। ओके बच्चों, अब बल को परिभाषित कैसे करते हैं, फोर्स को कैसे परिभाषित करें। डेफिनेशंस बहुत सारी बुक्स के अंदर दी गई हैं, अलग अलग तरह से इसको डिफाइन किया गया है। द इंपॉर्टेंट थिंग, एक पॉइंट मिलता है हमें, फोर्स टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति को परिवर्तन करने का प्रयास करता है। प्रयास कहते हैं हम लोग। प्रयास कहने का मतलब इतना है कि जरूरी नहीं है बल आपका चेंज कर ही दे। ये डिपेंड करता है आपके लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड पर। मान लेते हैं एक ब्लॉक है, देयर इज अ ब्लॉक प्लेस्ड ऑन द टेबल। अब ये ब्लॉक टेबल पे रखा है तो इसका कुछ ना कुछ वेट जो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा बेटा, ठीक है जी, mg। एक रिएक्शन फोर्स है जो ऊपर इसको मिलेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। तो अब अभी तो फोर्स आपका डिस्प्लेस नहीं होगा क्योंकि इस कंडीशन में इक्वल और अपोजिट फोर्सेस काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप इसको एक अलग से फोर्स देंगे तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये ब्लॉक है, अपनी पोजीशन डिस्प्लेस कर पाए, अपनी पोजीशन को चेंज कर पाए। ठीक है। और जब भी पोजीशन चेंज होती है तो एक बात और ध्यान रखना है, वेलोसिटी भी चेंज होती है। अभी कर रहे हैं अगले पॉइंट में बात। फोर्स टेंड्स टू चेंज शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस, ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज हो सकता है इस फोर्स नाम की क्वांटिटी से। क्या करते हैं, जब भी हम कोई फोर्स लगाएं तो पॉसिबल है एक हम शेप साइज चेंज करके एक क्यूबॉइड को हम स्फीयर भी बना सकते हैं। क्यों, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ओके, तो टेंड्स टू चेंज द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, टेंड्स टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को भी चेंज हम लोग कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा अभी इनिशियली वो रेस्ट पर था, जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो कुछ ना कुछ उसमें वेलोसिटी में भी आ गया होगा। ओके, तो वेलोसिटी को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। और जब स्टूडेंट वेलोसिटी चेंज होती है तो आप लोगों को एक टर्म ध्यान आ जाना चाहिए, दैट इज एक्सेलरेशन, त्वरण। त्वरण किसको कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और जब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी आ गया तो वी कैन से द फोर्स टेंड्स टू एक्सेलरेट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट भी ये फोर्स कर सकता है। तो बन गया डेफिनेशन। कैसे डिफाइन करेंगे फोर्स को थियोरेटिकली। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। भाई देखो, सबसे पहले ये लाइन तो लगा ही दिया करो। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, एक भौतिक राशि है। ठीक है। क्या करता है फोर्स, द फोर्स टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, टेंड्स टू चेंज शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, टेंड्स टू चेंज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, टेंड्स टू एक्सेलरेट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप इन पॉइंट्स को समराइज करके फोर्स का थ्योरेटिकल डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर कहें तो स्थिति में परिवर्तन करने के प्रयास करता है, उसके स्थिति और आकार को बदलने का प्रयास करता है, उसके वेग में परिवर्तन या त्वरण उत्पन्न करने का प्रयास करता है। प्रयास करता है, करेगा ये जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करेगा आपके लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड पर। ओके, अभी ये 2 किलोग्राम का मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा है, आपने फोर्स, हम एक्सपेक्टेड है फोर्स लगाया, डिस्प्लेस कर देंगे आप इसको। लेकिन अगर मैं मान लो यहाँ पे 2000 किलो का रखूं तो हो सकता है कि एक नॉर्मल फोर्स आपके द्वारा लगाया हुआ डिस्प्लेस ना कर पाए। तो हमें फिर ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना होगा जो शायद आपके द्वारा नहीं, किसी मशीन के द्वारा हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, इसलिए हम यूज करने वर्ड टेंड्स टू चेंज, प्रयास करने का कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहां से हमें एक चीज मैथमेटिकली भी थोड़ा इसको देख ले। थ्योरेटिकल डेफिनेशन है तो उसका मैथमेटिक्स भी कुछ ना कुछ बनेगा ना। तो अब यहाँ पर जब फोर्स अप्लाई हो रहा है तो शेप और साइज की जब बात करते हैं तो कुछ ना कुछ इसके मास से रिलेटेड चीज आ जाती है। जब हम इसकी पोजीशन चेंज करने की बात कर रहे हैं तो इसके वेलोसिटी चेंज यानी कि एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ चीज आ सकती है। तो दो टर्म हमको यहाँ पर मिलती है, मास और एक्सेलरेशन। तो मैथमेटिकली फोर्स को हम डिटरमाइन कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है। मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो भी आप इसमें पुट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड में चाहे तो सिंपल मैग्नीट्यूड में इसको लिख भी सकते हैं।
ये बात। और दूसरा कुछ डेफिनेशन और भी हैं जो बुक्स के अंदर दी जाती हैं। समटाइम्स इट इज डिटरमाइन एज अ पुश और पुल, है ना, धक्का या खिंचाव से भी हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये भी एक फोर्स ही है जो भी पर्टिकुलर हमारी बॉडी की पोजीशन को चेंज करने का काम करता है। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, बाकी ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, आगे न्यूटन के लॉ पढ़ने वाले हैं तब हम इसको समझेंगे। थोड़ा सा बेसिक आइडिया भी फोर्स से हम इंट्रोड्यूस आपको करा रहे हैं। आगे चलेंगे इसके यूनिट के बारे में। अब फोर्स है, फिजिकल क्वांटिटी है, मेजर हो रही है तो कुछ ना कुछ यूनिट है, पढ़ चुके थे डायमेंशन एनालिसिस में। इसको हम दोबारा से देखेंगे इसकी यूनिट। एमकेएस सिस्टम के अंदर अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, भाई फोर्स फॉर्मूले से बना दो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और न्यूटन बोलने का मतलब ये है एसआई सिस्टम के अंदर, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि एमकेएस का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है, तो न्यूटन में हम लिख सकते हैं। तो 1 न्यूटन अगर हम एलोबरेट करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल लिखा जाएगा। बात करें सीजीएस सिस्टम का, तो सीजीएस सिस्टम में इसको ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आप लिखेंगे, और इसको हम कह देते हैं डाइन। तो ये जो डाइन है ये सीजीएस सिस्टम है, इसको ऐसा ही मत बोल दीजिएगा, ये सीजीएस सिस्टम है। ठीक है, जिसमें हमारा मास ग्राम में है, लेंथ सेंटीमीटर में, टाइम सेकंड में। और न्यूटन और डाइन में एक रिलेशन है, वो भी आप लोगों ने ड्राइव किया हुआ है, किया था ना डायमेंशन एनालिसिस में। ये रिलेशन जो आपने डायमेंशन एनालिसिस की एप्लीकेशंस पढ़ी थी उसमें कराया गया था। ये एक और यूनिट होती है फोर्स की, एक यूनिट होती है केजीएफ, किलोग्राम फोर्स। ठीक है, 1 किलोग्राम फोर्स एक्चुअली होता है ग्रेविटेशनल यूनिट फोर्स का। इस ग्रेविटेशनल यूनिट को अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना है, आपने जी का मल्टीप्लाई कर देना है तो वो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम बोल देते हैं जी न्यूटन। जी का जो भी वैल्यू होगा उस पर्टिकुलर जगह के लिए, जैसे 9.8 जनरली हम लोग लेते हैं तो 9.8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे हमने हमने कहा कि 2 kgf फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो 2 kgf फोर्स को न्यूटन में क्या लिखोगे आप, 2 इंटू 9.8 आप लिख देंगे, तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा न्यूटन जो है, 1 न्यूटन जो है ना एक फोर्स है, क्या हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं स्टूडेंट्स? इसको अपने हाथ पे रख करके एक्सपीरियंस अगर हम करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम एक चीज कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, थोड़ा सा यहाँ फिगर में समझा देते हैं। अब कोई जो इसका वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है, ये वेट ही एक पर्टिकुलर फोर्स है जो टेबल पे लगा हुआ है। इसको फॉर एग्जांपल इस ब्लॉक को आप अपने हाथ पे रखें और इस मास को आप ले लीजिए 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम का मतलब हो गया 0.1 किलोग्राम, आप लोग इसको ले लीजिए। ठीक है, 0.1 किलोग्राम। और अब ये पर्टिकुलर 0.1 किलोग्राम आपके हाथ पर जितना फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, जितना वेट इसका होगा वही होगा 1 न्यूटन। ठीक है, करेंगे इसको कैसे करते हैं, क्योंकि m इंटू जी होगा ना बेटा, फोर्स अभी पढ़ा हमने, तो आपका ये हो गया है 0.1, और ग्रेविटेशनल जी का जो वैल्यू अप्रोक्सीमेटेड 10 हम कंसीडर करके चले, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल 1 न्यूटन। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? 0.1 किलोग्राम जो है हमारा, ये किलो एमकेएस के अंदर है। ठीक है, 0.1 जो है हमारा 100 ग्राम के ही इक्विवेलेंट हम कहते हैं, तो ये इसके इक्वल कहते हैं, तो 1 न्यूटन इसके वैल्यू के बराबर ये हो जाना चाहिए। समझ में आई बात आप लोगों को? करके देखिएगा इसको। ठीक है, 1 न्यूटन जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसका मतलब 100 ग्राम जो आपके पाम के ऊपर है, जो वेट वो लगा रहा है, वो 1 न्यूटन के बराबर होगा। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट। अच्छा, एक टर्म आती है एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल। ये बाह्य बल क्या होता है? ठीक है ना, कई बार हमने पढ़ा होगा बाह्य बल। बाह्य लगाने का क्या आवश्यकता होती है, इसको थोड़ा समझेंगे कॉन्सेप्ट को। लेट अस टेक अ ब्लॉक ऑन द टेबल। एक ब्लॉक हम कंसीडर कर लेते हैं, टेबल के ऊपर है, इसका वेट जो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, दैट इज mg, फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम लोग कह लेते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। ओके, इस कंडीशन में मैं आपसे पूछूं कि आपका ब्लॉक मूव करेगा, ओके, क्या इसके ऊपर कोई फोर्स इस समय है? तो फोर्स तो है, ब्लॉक के ऊपर फोर्स, एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन इन जनरल अगर मैं बात करूं तो आपका जो W है वो R के इक्वल और अपोजिट काम कर रहा है। और नेट फोर्स अगर ब्लॉक के ऊपर देखूं तो वो अभी 0 है, ये हमारा नेट फोर्स 0 है। और नेट फोर्स 0 का मतलब है, इसको बोलते हैं हम बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है ना, यानी कि फोर्सेस इस समय आपके बैलेंस्ड है, संतुलन की अवस्था में है, अभी इसको मूव नहीं कराएंगे। अब इसको मूव कराना चाहते हैं तो कैसे मूव कराएं?
देखो दो तरीके हैं, या तो भाई आप इसको इस तरह से वर्टिकली मूव करा लो या एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दे दो। ठीक है, चलो पहले मैं वर्टिकल की बात करूं। अगर आप इसको इस तरह से डाउनवर्ड मूव कराना चाहते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा बच्चों? तो आपको करने के लिए इस वेट का वैल्यू बढ़ाना होगा। ओके, इस वेट का वैल्यू जब बढ़ेगा, आपकी रिएक्शन फोर्स से ज्यादा हो पाएगा, तो तब आपका पॉसिबल है कि इसमें कुछ नेट फोर्स आपको मिलेगा। वो जीरो के इक्वल, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, और नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तो हम कहेंगे नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसको कहेंगे हम अनबैलेंस्ड कंडीशन। तो यहां पर कौन से फोर्स लग गए हैं? अनबैलेंस। तो असंतुलन बल कब है? असंतुलन कब है? अनबैलेंस, जब हमारा नेट फोर्स जीरो के इक्वल ना हो बॉडी के ऊपर लगने वाला। तो इस स्थिति में जो भी बल का अधिक मान होगा, फोर्स की जो ज्यादा वैल्यू होगी, उसी दिशा में आपकी बॉडी चलना शुरू कर सकती है। अगर वेट ज्यादा है तो वेट की दिशा में चलना शुरू कर देगी, यानी कि इस टेबल को तोड़ते हुए पॉसिबल है वो नीचे गिर जाएगी। चलिए दूसरी चीज देखते हैं। मान लीजिए इसको हॉरिजॉन्टल मूव कराएं, तो हॉरिजॉन्टल मूव कराने के लिए आप एक फोर्स हॉरिजॉन्टली अप्लाई कर दीजिए, पैरेलल। तो इस कंडीशन में जब अप्लाई करोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका ऑब्जेक्ट कुछ डिस्प्लेस हो जाए अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। अब इस समय अगर ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो जाती है, तो अब आपने किया क्या? आपने एक पैरेलल फोर्स लगाया है जो कि जो बैलेंस्ड फोर्सेस की कंडीशन थी उसको ब्रेक कर दिया है। पहले भी केस में हमने क्या किया था? जब वेट ज्यादा हुआ, हमने बैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन को अनबैलेंस्ड में बदल दिया, तभी बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है। तो यहां से समझाना क्या चाह रहे हैं? वो फोर्स जो इस बैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन को ब्रेक करेगा और आपकी बॉडी को एक पोजीशन में चेंज करेगा, वही हमारा है एक्सटर्नल फोर्स। जो हम फोर्स की जनरल बातें कर रहे थे ना अभी, कि फोर्स टेंड्स टू एक्सलेट, टेंड्स टू चेंज इन पोजीशन, वही हमारा एक्सटर्नल फोर्स होता है। फोर्स होना मात्र ही बॉडी में डिस्प्लेसमेंट या पर्टिकुलर पोजीशन में चेंज नहीं करेगा, फोर्स का एक्सटर्नल होना भी जरूरी है। फोर्स बैलेंस्ड फोर्सेस से अलग कुछ लगेगा, उसको हम एक्सटर्नल फोर्स थियोरेटिकली हम कह देते हैं। ठीक है, तो कुछ इंटरनल फोर्सेस भी होते हैं, बात करेंगे इसके बारे में आगे। ठीक है बच्चों, बात है वो समझ में आई होगी, उम्मीद है। बैलेंस्ड फोर्स आपका क्लियर हुआ, एक्सटर्नल फोर्स समझ में आया। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है तो क्या मतलब है? नो एक्सटर्नल फोर्स मींस क्या मतलब होगा इसका? तो सिंपल सी बात है बेटा, एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लगा है तो या तो आपकी बॉडी होगी रेस्ट में, या बॉडी होगी किसमें? यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, मोशन में भी पॉसिबिलिटी है कि फोर्स ना लगा हुआ हो, बात करेंगे अभी आगे। तो रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, ये गैलीलियो का स्टेटमेंट था, इनको इक्विवेलेंट माना जाता है। आ रहे हैं अभी आगे इसके ऊपर। तो नो एक्सटर्नल फोर्स का सीधा सीधा सा मतलब है कि बॉडी इस समय अभी बैलेंस फोर्स की कंडीशन में है, संतुलन बलों की अवस्था में है, चारों तरफ से जितने भी बल उस पे लग रहे हैं सब संतुलित है। अभी बॉडी चल नहीं रही है, ये रेस्ट पर है। चल रही है तो यूनिफॉर्म मोशन से है, उसमें कोई कांस्टेंट वेलोसिटी है, समान वेग है, कोई एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण नहीं है। ये मतलब होता है हमारे नो एक्सटर्नल फोर्स का। ये चीजें थोड़ा समझ में आनी जरूरी थी, तभी आगे न्यूटन के नियमों पे अच्छे से हम कमांड कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। अभी थोड़ा सा ना हिस्ट्री में जा रहे हैं, मैं बोर नहीं करूंगा, डोंट वरी। एरिस्टोटल के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, समझिए। देखो ना, कुछ ये लगभग बीसीज में, हिस्ट्री में जब थोड़ा जाते हैं ना तो बीसीज और हम एडी पढ़ते हैं, तो ये कुछ बीसी की बात है, लगभग 350 और के आसपास बीसी की मैं बात आपको बता रहा हूँ। तो उस समय अरिस्टोटल नाम के एक बहुत ही अच्छे विद्वान हुए हैं, जिन्होंने लॉ ऑफ मोशन बहुत पहले दिया। सबसे पहले इन्होंने मोशन के बारे में कुछ कहा, सिंपल से स्टेटमेंट दिया कि अगर कोई भी फोर्स लगा है किसी बॉडी पे तो इसका मतलब है कि बॉडी डेफिनेटली मोशन में है। यानी कि एक एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बॉडी को मोशन में रखने के लिए। ठीक है, सीधा सा मतलब था कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके ऊपर फोर्स लगा हुआ है, ऐसा अरिस्टोटल साहब का मानना था। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जब आगे स्टडी किया गया एडीज में आकर के, और लगभग 1600 एडीज के आसपास हमारे बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हमारे पास आए, गैलीलियो गैलीली एंड आइजैक न्यूटन। गैलीलियो गैलीली थोड़ा आइजैक न्यूटन से पहले, और लगभग 1642 के बाद आइजैक न्यूटन हमारे आ गए थे। तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बता दिया गलत। ठीक है ना, इट वॉज प्रूव्ड रॉन्ग बाय गैलीलियो गैलीली एंड आइजैक न्यूटन। क्यों बताया गलत?
क्या गलत था इसमें? कोई बॉडी अगर मोशन में है तो क्यों भाई उसके ऊपर फिर हम ऑब्वियस फोर्स तो होना चाहिए ना। कुछ देखने में तो बड़ा अच्छा, सुनने में सही समझ में आ रही थी बात, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है। चलिए समझाते हैं इसको होता क्या है। देखो सिंपल सी बात है बेटा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट किसी ना किसी वेलोसिटी से चल रहा होगा, ओके, और वो किसी पर्टिकुलर ए पॉइंट से किसी पर्टिकुलर बी पॉइंट तक, उसकी हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे, ए से पहले वो कहाँ था, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वो यू वेलोसिटी ही मेंटेन किया हुआ है। तो यू से वेलोसिटी मेंटेन करने का मतलब है देयर इज नो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है? जीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता क्या है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यही तो होता है, ओके, वेग परिवर्तन की दर। और अगर ये जीरो है तो सीधा सा मतलब है अप्लाइड फोर्स भी तो जीरो होगा। भाई फोर्स की डेफिनेशन जनरली क्या कह रही है? एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें साफ पता चल रहा है कि अगर बॉडी मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से है, तो उसके ऊपर फोर्स नहीं है। तो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है बॉडी को मोशन में रखने के लिए, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में, एक समान गति के केस में ऐसा संभव नहीं है। बात समझ में आई आपको? तो अगर वेलोसिटी में कुछ भी चेंज हुआ तो सीधा सा मतलब है बच्चों क्या होगा? कुछ ना कुछ फोर्स वहां पर लगेगा। तो यहीं से आ गई गैलीलियो की कुछ ऑब्जर्वेशन। गैलीलियो की ऑब्जर्वेशन क्या थी? कहा उन्होंने जो स्टेट ऑफ रेस्ट है और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है वो इक्विवेलेंट के बराबर ही है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा है, कोई वेलोसिटी उसमें नहीं है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स इस पे नहीं है, इसमें जो भी फोर्सेस हैं वो बैलेंस है, ठीक है भाई, F1 इधर काम कर रहा है, F2 इधर काम कर रहा है, नेट फोर्स जीरो है, तो हम इसको रेस्ट कह देते हैं ना, ठीक है। अब बॉडी चलो चल भी रही है, लेकिन चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इस केस में भी इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होता है बेटा? जीरो होता है, जीरो ही होगा। तो यहां पर उन्होंने कहा स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन लगभग इक्विवेलेंट है, ये लगभग बराबर है। जरूरी नहीं है यूनिफॉर्म मोशन के केस में फोर्स काम कर रहा हो। तो ये बात इन्होंने अपने स्टेटमेंट में बता दी। तो ये ऑब्जर्वेशन गैलीलियो की ऑब्जर्वेशन से हमें मिली, और यहीं से ऑब्जर्वेशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म भी हमें समझ में आई स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। जड़त्व समझा रहे हैं इसको आगे। क्या होता है इनर्शिया? गैलीलियो का ही कॉन्सेप्ट था, इन्होंने समझाया। गैलीलियो ने अपना लॉ एक दिया इनर्शिया के बारे में, ठीक है, उन्होंने यही बात थोड़ा समझाने की कोशिश की। पहले इसका थोड़ा मीनिंग समझते हैं, मीनिंग होता क्या है। मीनिंग की अगर बात करें, इनर्शिया का बेसिक मतलब होता है रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कि परिवर्तन का विरोध। अब किस परिवर्तन की विरोध की बात हो रही है, थोड़ा समझें इस बात को। तो एक ब्लॉक ले लेते हैं, एक टेबल पे फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक रखा है बच्चों। तो इस कंडीशन में अब मैं आपसे पूछूं ये ब्लॉक डिस्प्लेस होगा क्या? अभी मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। हाँ जी, एक वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक रिएक्शन फोर्स है, दोनों बराबर है। तो भैया अभी तो ये ब्लॉक डिस्प्लेस नहीं होना चाहिए। कब तक नहीं होगा ये ब्लॉक डिस्प्लेस? जब तक आप इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते, तब तक ये ब्लॉक डिस्प्लेस नहीं होगा। इससे पता क्या चल रहा है? इससे पता चल रहा है ये आपकी बॉडी बहुत आलसी है, ये बिना फोर्स के नहीं काम करेगी। अब इस बॉडी को कोई दोष दे, हम भी ऐसे ही हैं। क्यों? अगर हमारे ऊपर कोई पर्टिकुलर फोर्स ना हो तो हम भी पड़े रहेंगे, हम कुछ काम करने की जरूरत ही क्यों? क्यों बच्चों? ठीक है, अभी आपके ऊपर एक फोर्स हटा दिया जाए, कोई जरूरत नहीं है, सबको पैसे मिलेंगे खाने पीने के लिए, सब जो चाहिए वो खरीदो, सब कुछ करो, सब एक पर्टिकुलर फोर्स हट गया तो पॉसिबल है कि हो सकता है फिर आपका जो मन करेगा वही करोगे, पढ़ने का नहीं मन है तो नहीं भी पढ़ोगे। पढ़ क्यों रहे हैं? शायद कहीं ना कहीं एक फोर्स भी है, कुछ इंटरेस्ट भी होता है, ठीक है, वो एक अलग बात है, समझाने की बात कर रहा हूं। तो इनर्शिया पर्टिकुलर यहां से पता क्या चल रहा है कि अब इस बॉडी की कुछ एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये अपने ऊपर लगने वाले फोर्स का अपोज कर रही है, यही तो मतलब है। यानी कि फोर्स नहीं लगेगा तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करने वाली है, ये बिल्कुल अपनी इसी जगह पर बनी रहेगी जैसी है। यही प्रॉपर्टी कहलाती है इनर्शिया। इसको हिंदी में बच्चों हम लोग कहते हैं जड़त्व। एक कंडीशन लेते हैं कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर नहीं है, अभी पढ़ रहे थे ना हम, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो दो बातें होंगी। पहली बात, या तो बॉडी रेस्ट पर है, एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है तो या तो बॉडी रेस्ट पर है। दूसरी बात क्या हो सकती है? या फिर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, एक समान वेग से चल रही है, दोनों बातें हो सकती हैं। इससे पता क्या चला कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो बॉडी अपनी जैसी स्थिति में भी हो, चाहे वो रेस्ट पर हो चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में हो, उसी में बनी रहेगी, अपनी वो पोजीशन चेंज बिल्कुल नहीं करेगी। ये बॉडी की एक इनेबिलिटी है, सक्षमता है कि वो बिना किसी बाह्य बल के अपने आप की स्थिति में परिवर्तन, अपनी स्टेट में चेंज नहीं करेगी।
यही प्रॉपर्टी कहलाती है इनर्शिया। तो अंग्रेजी में इसको अगर डिफाइन कर दे, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रजिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी बिना किसी बाह्य बल के कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगी, चाहे वो विराम की अवस्था हो, चाहे वो एक समान वेग से चलती हुई गति की अवस्था हो। ये गुण है, इसी को हम कहते हैं पदार्थ का गुण, ये पर्टिकुलर जड़त्व, जिसको इनर्शिया अंग्रेजी में कहा जाता है। उम्मीद है बातें समझ में आ रही होंगी बच्चों। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है, क्या इसको हम मेजर कर पाएंगे, क्या ये भौतिक राशि है, किसका कितना इनर्शिया है, कैसे पता करें? यस, इसको पता करने का एक टूल है हमारे पास, वो है मास। मास ही हमारे इनर्शिया की मेजरमेंट है। इनर्शिया कितना बड़ा होगा ये उसके मास पे ही डिपेंड करेगा। बस सीधी सी बात है, अगर 2 किलो का कोई वेट तुम्हारे यहाँ रखा है तो इसके ऊपर एक पर्टिकुलर फोर्स आपने अप्लाई किया, अब तुम्हें इसको 2000 किलो कर दिया, इसका मास, ठीक है, वेट नहीं मास। तो अब सीधी सी बात है, अब ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ना। जब जितना ज्यादा मास आप करेंगे उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना कम मास होगा उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जिसको जितना ज्यादा फोर्स चाहिए उसका उतना ही बड़ा इनर्शिया है, सीधा सा मतलब यही है। क्लियर बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये है इनर्शिया। उम्मीद है इनर्शिया का आइडिया आप लोगों को क्लियर हुआ हो। तो मास इसका मेजरमेंट है, इसी से हम इसको डिटरमाइन करते हैं। चलिए जी आगे चलते हैं, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है बच्चे, आज वीडियो में थोड़ा उसको पार्ट में करेंगे। आज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही करेंगे, इसके बाद सेकंड लॉ से हम शुरू करेंगे। आज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को थोड़ा सा समझिए बस अच्छे से। लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको हम कहते हैं बच्चे, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। क्या कहते हैं जड़त्व के नियम में? सिंपल सा स्टेटमेंट है, याद कर लो इसको। एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, न्यूटन ने जब अरिस्टोटल के स्टेटमेंट को गलत बताया था, क्यों बताया था? क्योंकि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो फोर्स नहीं है, बात समझ में आती है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म मोशन में है कोई बॉडी तब भी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, वो इक्विवेलेंट ही कंडीशन है, और वो तब तक उसी स्थिति में बनी रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए, बॉडी को कंपेल ना कर दिया जाए किसी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू कि अपनी पोजीशन को वो चेंज कर ले। बात समझ में आ रही है? कि एक कोई पर्टिकुलर ब्लॉक है, किसी टेबल की सरफेस पे रखा है, इसका वेट डाउनवर्ड काम कर रहा है, रिएक्शन फोर्स ऊपर काम कर रही है, अभी बैलेंस्ड फोर्स कंडीशन है। इस कंडीशन में बॉडी अभी मूवमेंट तो करेगी नहीं, क्यों बच्चों? तो ये कब तक रहेगी ऐसे ही रेस्ट कंडीशन में? जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक कोई बॉल है, ठीक है, लीनियर मोशन में फॉर एग्जांपल इसको हम करते हैं, ठीक है। तो अब कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, एक सर्टेन वेलोसिटी से चल रही है, बॉल हमने मान लिया m मास की कोई बॉल है, m1 मास की है, कोई दूसरी बॉल है m2 मास की है, v वेलोसिटी से चल रही है, मान लो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, u इज ग्रेटर देन v, तो ये भैया इसी वेलोसिटी से चलती रहेंगी। देयर विल बी नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नहीं होगा तो होगा क्या? कोई वेलोसिटी में चेंज भी नहीं होगा। हो सकता है आगे एक ही लाइन में है ये तो टकरा जाएंगी, वो बात ठीक है, टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी में कुछ इंटरचेंज हो जाएगा, v की वेलोसिटी को u को मिल जाएगी, u की v को मिल जाएगी, ये हो जाएगा। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स ना होने के कारण इसमें ना तो कोई मोमेंटम में चेंज होगा, अभी बात करेंगे मोमेंटम की आगे, ठीक है, और ना ही इसमें किसी पर्टिकुलर इसकी स्टेट में चेंज होगा। जिस भी स्टेट में है ये उसी में बनी रहेगी। अगर ये रेस्ट पर भी है, वेलोसिटी नहीं भी है फॉर एग्जाम्पल, तो ये रेस्ट पर ही बनी रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बड़ा ही प्यारा सा लॉ है, समझ में उम्मीद है आ गया होगा बच्चों। बहुत ध्यान से इसको कर लीजिए, समझ लीजिए, कहीं अगर डाउट आता है, कुछ क्वेश्चन रेज होते हैं तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आई विल डिस्कस, इसको डिस्कस कर लेंगे। इसके एग्जाम्पल्स भी बहुत होते हैं, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल। लॉ ऑफ इनर्शिया के चारों तरफ एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं कहीं भी। एक एग्जाम्पल है, कोई भी पैसेंजर है, बस में जा रहा है, बस अचानक चलना शुरू कर देती है, बस स्टार्ट सडनली, तो होता क्या, एक जर्क मिलता है, एक झटका मिलता है पीछे की तरफ, होता है ना ऐसा। लेकिन ये झटका तब मिलता है अगर आपने कोई सपोर्ट नहीं लिया हुआ, आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, आपने हैंडल, होता है ना जैसे आप मेट्रो में या बस में कभी ट्रेवल आपने किया हो तो कुछ इस तरह से पाइप्स लगे होते हैं, उस पाइप में कुछ हैंडल्स ऐसे लगे होते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे डाल देते हैं सपोर्टिंग के लिए, आप सीट पे अगर नहीं बैठ पा रहे हैं तब के केस की बात हम कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। ये आपकी बस भी चलो बना देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप खड़े हैं तो इस केस में आपको कोशिश करना होता है, हैंडल पकड़ना होता है। अगर ये हैंडल आप पकड़ रखा है और अचानक आपने बस चलना शुरू किया तो झटका तो तब भी लग सकता है, लेकिन इतना लेगा आप गिरने से बच जाओगे।
ये हो जाएगा ना। लेकिन अगर इसको नहीं पकड़ा तो भैया गिर जाओगे पीछे की तरफ, चलने के अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ योर बॉडी। आपकी जो बॉडी है उसका एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, उसको मोशन में आने के लिए कुछ फोर्स चाहिए ना। अभी आपकी बस जब रुकी हुई थी, आपकी पूरी बॉडी रेस्ट पे थी, जैसे ही बस किसी यू वेलोसिटी से चलना शुरू हुई तो आपका लोअर पार्ट बस के साथ कांटेक्ट में था, उसको भी वेलोसिटी मिल गया, लेकिन अपर पार्ट तक अभी मोशन नहीं पहुंचा है, अभी फोर्स नहीं पहुंचा है। तो क्या होगा? अपर पार्ट वहीं रह जाएगा, लोअर पार्ट खिसकना शुरू हो जाएगा। तो जिस वजह से एक झटका मिलेगा पीछे की तरफ को। इस झटके से बचने के लिए आप क्या करेंगे? एक हैंडल पकड़ लीजिए ऊपर, वो जो बस में जनरली टांगा होता है, तो इस झटके से बच सकते हैं कि पूरी बॉडी को एक फोर्स मिल जाए मूवमेंट आने के लिए। सॉरी। तो उम्मीद है बात समझ में आई है। ऐसे ही दूसरी कंडीशन इसमें ले सकते हैं कि बस चल रही है, अचानक जब रुकेगी तो आगे की तरफ को गिर जाएंगे। सेम वे में इसका भी एक्सपेंशन दे दिया जाएगा। ये भी इनर्शिया का एग्जांपल है बेटा। एथलीट जब कोई पर्टिकुलर फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचता है, रनिंग हो रही है, 100 मीटर है जो भी है, तो वो जनरली एकदम से नहीं रुकते है ना, तो थोड़ा सा वो चलते हैं। सडनली अगर वो ऐसा रुकेंगे तो पॉसिबल है वो गिर सकते हैं। तो थोड़ा चलते हुए रहते हैं तो पॉसिबल है कि धीरे धीरे बॉडी को मेंटेन होने में, इनर्शिया उसका मेंटेन होने में समय लगता है, जिस वजह से वो एक प्रॉपर फोर्स उसको रोकने के लिए मिल पाता है, थोड़ा टाइम मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, कई बार चलती बस ट्रेन से भी नहीं उतरना चाहिए, उतरना है तो ट्रेन या बस की डायरेक्शन में थोड़ा चलना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। तो वो भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे ही आप चलती बस या ट्रेन से किसी लो स्पीड पे भी जंप कर रहे हैं तो तुरंत आपकी बॉडी रेस्ट पर आएगी, और अपर पार्ट को अभी मोशन फील हो रहा है तो वो गिरा देगा आपको, ठीक है। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है। बेड शीट पे जो डस्ट आ जाती है उसको भी निकालने के लिए आप उसको तेजी से झटकेंगे, आसानी से डस्ट पार्टिकल नहीं निकलेगा, क्योंकि डस्ट पार्टिकल का भी अपना मास है, कुछ इनर्शिया है, तो उसको आपको रिमूव करना है तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाना ही लगाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। और ट्री की ब्रांच, जैसे आम वाम के तोड़े हो कभी बाग में जाकर के आप लोगों ने, है ना, कि वो पत्थर मारते थे हम पेड़ों के ऊपर, तो वहां से कुछ आम गिर जाते थे पत्थर से, आंधी चलती है जब गिर जाते हैं, है ना, अपने आप से नहीं गिरते ना, हिलाना पड़ता है उसको बड़ी तेजी से, क्योंकि उनका भी एक इनर्शिया है। तो ये एक्सप्रेशन सब मिल जाती है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाते हैं, ये सब हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों आज इस वीडियो के अंदर इतना ही रखूंगा। आगे नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट जो न्यूटन सेकंड लॉ से रिलेटेड है, इसमें मोमेंटम वगैरह हम पढ़ेंगे, और थर्ड लॉ भी हम उसी में डिस्कस करेंगे। आज हम इसमें इतना ही रखेंगे बच्चों। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे। और भैया पसंद आया हो तो लाइक कर दिया करो प्लीज, थोड़ा सा उससे मनोबल बढ़ जाता है। ओके, तो अगली वीडियो बनाने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।